आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 है वो डिस्कस करेंगे। जीएस के पेपर के लिए जो जूनियर हाई स्कूल में सबके लिए कंपलसरी है करना, चाहे जिसका सब्जेक्ट कुछ भी हो। तो इसके लिए मॉक टेस्ट 10 है आज हमारा, तो उसको डिस्कस करने वाले हैं। 9 टेस्ट हैं वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। और ये जो टेस्ट है हमारा ग्रुप में, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी 11:30 बजे। 11:30 बजे सुबह इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, और 12 बजे इसके आंसर मिल जाएंगे। तो आप वो ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें जहाँ वीकली टाइम टेबल बना के पूरा प्रिपरेशन की जा रही है। तो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो वो ग्रुप आप ज़रूर से ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा में क्या अंतर पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है, घट सकती है? तो देखिए, ये बहुत ही सीधा सा सवाल है। इसमें क्या होता है कि ऊर्जा की मात्रा है वो घटती है, यानी एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर मात्र 10% ऊर्जा है उसका ही स्थानांतरण होता है, बाकी आपकी खर्च हो जाती है। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल, नील हरित शैवाल। तो इनमें से जैविक नाइट्रोजन निर्धारण यानी स्थिरीकरण से संबंधित है नीला हरा शैवाल, यानी नीला हरित शैवाल जो है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धुआं या स्मॉग स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो जो स्मॉग है आपका किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? 3 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नाइट्रोजन और तथा सल्फर डाइऑक्साइड के उपस्थिति के कारण ये निश्चित रूप से निर्धारित होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है? ये इम्पोर्टेंट है बहुत। तो इसके कार्यान्वयन के लिए जो नोडल संस्था है वो है 17, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 4 का सी। टोटल 17 आपके एसडीजी लक्ष्य हैं, और राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नीति आयोग इसके लिए नोडल एजेंसी है, जो 2030 के जो एजेंडा 2030 के जो एसडीजी हैं उनको लागू करने के लिए। और एक एसडीजी इंडेक्स है वो इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो जो लेटेस्ट इंडेक्स इसके द्वारा जारी की गई है उसमें किसने टॉप किया है, और अलग अलग एसडीजी में किसने टॉप किया है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का ही प्रयोग है जो ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है, तो इसलिए ये हमें चर्चा में रहता है। भारत नेट जिसका नाम है योजना का, तो इसलिए पूछा जाता है। 6 आपको बताना है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए त्रिज्या है वो बढ़ जाती है। 7 है, निम्न में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? ये कितनी बार जो यूपीपीएससी एग्ज़ाम लेता है उसने हर एग्ज़ाम में पूछा है, वो शायद खुद ही पूछते पूछते थक गया, अब इसको छोड़ दिया, वरना हर एग्ज़ाम में इसको पूछता था। 7 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी तिलचट्टा। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो ये दलहनी फसलों में संयोजन करते हैं, दलहनी फसलों की जड़ों के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दालें। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक, नियोप्रीन विशिष्ट रबड़, रेयॉन रूपांतरित स्टार्च। इनमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी रेयॉन रूपांतरित स्टार्च। तो यहाँ पे रेयॉन क्या होता है? रेयॉन होता है विनिर्मित फाइबर होता है, जिसे प्राकृतिक स्रोतों तथा वृक्ष एवं अन्य कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। यह रूपांतरित स्टार्च नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेयॉन। नेक्स्ट देखते हैं, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक की परिभाषा जो है वो 110 आर्टिकल में दी गई है। परिभाषित क्या है? धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में जाता है, और लोकसभा अध्यक्ष का ये काम होता है कौन धन विधेयक है कौन नहीं है, जिस जिस पर हस्ताक्षर करके वो ये बोलता है धन विधेयक है, तो वो धन विधेयक हो जाता है।
ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष का इसमें योगदान होता है। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने 1923 में जिस पार्टी का निर्माण किया था उसका नाम क्या है? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास ने 1923 में जिस पार्टी का गठन किया वो थी स्वराज पार्टी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में, लेकिन इसमें एग्जैक्ट डेट है वो पूछी है आपसे, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? तो मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल है वो आपकी ओजोन संरक्षण से संबंधित है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल है ये 1987 में इसको हस्ताक्षरित किया गया था, जो फरवरी 1989 से प्रभावी हो गई थी। और ये एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसमें सर्वाधिक सदस्य देशों ने यानी सर्वाधिक संख्या में इसको हस्ताक्षरित किया है और लागू किया है। तो ऐसे भी पूछता है इसको। नेक्स्ट है भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान है ये स्थित है मैसूर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2019 में इस संस्थान ने एक अपनी स्वर्ण जयंती है वो मनाई थी, तो इसलिए ये 2019 के बाद जो एग्ज़ाम हुए उनमें पूछा गया है, कई एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो ये सवाल है, ये आपका ये पूछा हुआ है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा पहल। ये पूछा गया था PCS 2019 के पेपर में, तो ये पूछा हुआ सवाल है। पहल योजना है ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की योजना है, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है अ, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो गरीबी रेखा से नीचे के लिए जो कार्यक्रम इनमें से नहीं सम्मिलित है वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महिला किसान सशक्तिकरण योजना। देखिए अन्नपूर्णा योजना है ये तो मुख्यतः गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए बनाई गई थी। राष्ट्रीय परिवार लाभ है ये भी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए है। महिला किसान सशक्तिकरण योजना है ये गरीबी रेखा से नीचे के लिए ना होकर के किसी भी महिला किसानों के लिए है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाली व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? तो क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRC के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है? ये भी पूछा हुआ सवाल है, ये भी 2019 PCS एग्जाम में पूछा था और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 डेज के अंदर अनिवार्य होता है पंजीकरण कराना। नेक्स्ट है मिड डे मील योजना यानी मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ की गई थी? यानी स्कूल में जो इंटरवल होता है उसमें खाना खिलाने की जो बच्चों को योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी? 19 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995 को इसको केंद्रीय प्रायोजित योजना यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में इसको प्रारंभ किया गया था। अब इसमें क्या था कि बच्चों को जो नामांकन है स्कूल में उसको बढ़ाना, उनकी उपस्थिति को बढ़ाना तथा बच्चों के पोषणिक स्तर को सुधार करना या मजबूत करना, तो ये 3 इसके मुख्य उद्देश्य थे और 1995 में 15 अगस्त को ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है वो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका 20 का ऑप्शन ए वाजसनेयी संहिता। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुम्फा अभिलेख है ये जानकारी उपलब्ध कराता है खारवेल के बारे में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा खारवेल। हाथी गुम्फा कहाँ पर है? तो उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है हाथी गुम्फा, और यह बिना किसी तिथि का उल्लेख है, इसमें किसी तिथि का उल्लेख है वो नहीं है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक, राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है और यह अभिलेख खारवेल के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान से मध्यपाषाण काल में पशुपालन प्रमाण मिलते हैं? तो ये है बागौर। बागौर कहाँ पर है? बागौर राजस्थान में है, जहाँ से मध्यपाषाण काल यानी मीजोलिथिक काल के पशुपालन के साक्ष्य वो प्राप्त होते हैं बागौर से।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 ऑप्शन सी। बहुत एग्जाम में ये सवाल भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आलमगीरपुर है, ये उत्तर प्रदेश में है। बाकी कालीबंगा राजस्थान में है, और लोथल है ये गुजरात में, बनावली आपका हरियाणा में है, और आलमगीरपुर है ये आपका उत्तर प्रदेश में। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंगु द्वारा 2 अवशेष अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो ये मिलती है पुष्यमित्र शुंगु द्वारा अयोध्या अभिलेख से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल भी। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। तो मैकमोहन रेखा है ये सीमा किसके बीच बनाती है? भारत और चीन के मध्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और चाइना। 25 राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन सी मृदा निम्न में से कौन मृदा से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन ए डेफिक। ये भी पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है, पीसीएस में ही पूछा गया है, शायद 17 या 18 में इसको पूछा है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो इनमें से आपको बताना है किसकी सबसे लंबी है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की तटरेखा है वो सबसे लंबी है। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो गोदावरी है पश्चिमी घाट से निकलती है, कावेरी है ये भी आपकी पश्चिमी घाट से निकलती है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा तापी। तापी है ये आपकी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, बाकी सब है पश्चिमी घाट से निकलती हैं। तो तापी या ताप्ती है ये आपकी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ताप्ती या तापी। तो ये निकलती कहाँ से है? तो 28 में आपको आपके लिए राइट आंसर ताप्ती है, और ये निकलती है आपके मुल्ताई नगर बैतूल जिला से, मध्य प्रदेश से। और यह 724 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अरब सागर में गिरती है। बाकी गोदावरी, कावेरी और कबाम है ये आपकी पश्चिमी घाट से निकलती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राज्य में इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इनमें से कौन सा है काली मिर्च और इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक? 29 का राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल है ये सबसे बड़ा उत्पादक है काली मिर्च एवं इलायची का। 30 देखते हैं, भारत में बाघ परियोजना है कब शुरू की गई थी? बाघ परियोजना है 1993 में शुरू, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको गलत बोला, 1993 में बाघ परियोजनाएं शुरू नहीं हुई है। एलिफेंट परियोजना है वो 1993 में शुरू हुई थी। 1973 में ये बाघ परियोजना ये आपकी शुरू हुई है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन मानव जनित जीवों का उदाहरण है? तो जल तंत्र है, घास का मैदान है, या आपका वर्षा वन है, या फसली भूमि है? तो वहाँ पूछा है मानव जनित। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फसली भूमि यानी खेत। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष उपसभापति कौन था? तो प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति था नीति आयोग का। 32 का राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है? तो यहाँ पे पूछा है भारत भाषा के आधार पर पहला राज्य। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व भाषा के आधार पर बना था उड़ीसा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक संविधानेतर संस्था है, यानी संविधान से इतर इस संस्था का उल्लेख है? तो वो कौन है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी नीति आयोग। नीति आयोग सरकार के कार्यकारी आदेश से बनाई गई संस्था है। तो ये एक विधायी संस्था भी नहीं है जो एक्ट के थ्रू बनाई गई हो, तो इसीलिए यह संविधानेतर संस्था है नीति आयोग, यानी सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा इसको बनाया गया है। बाकी संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग, ये तीनों ही आपकी संवैधानिक संस्थाएं, तीनों का संविधान में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, सरकारी आयोग की संस्तुतियां निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पे है केंद्र राज्य संबंध। सरकारी आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए किया गया था, और इसकी सिफारिश पर ही जो अंतर्राज्यीय समितियां हैं उसका गठन किया गया था। और इसका जो सरकारी आयोग है इसका गठन हुआ था 1983 में, और 1988 में इसने रिपोर्ट सौंपी थी, और 1990 में इसी की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद है उनका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, लोक हितवादी उपनाम से किसको जाना जाता है? तो लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख।
नेक्स्ट है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? 37 का राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। ऐसा माउंटबेटन ने बोला था, वन मैन बाउंड्री फोर्स। नेक्स्ट है 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य आरबीआई द्वारा देश भर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया। इसका मुख्य विषय क्या था, यानी थीम आपको इसकी बतानी है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक अनुशासन औपचारिक संस्थाओं से ऋण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 6 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? 39 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा एस एन सुब्रमण्यन। नेक्स्ट देखते हैं 8 से 21 फरवरी 2021 के मध्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया था? 40 का राइट आंसर हो जाएगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। 40 का राइट आंसर था ऑप्शन डी। 41 यहाँ पे पूछा है दिसंबर 2020 में अमेरिकी थिंक टैंक केंटो इंस्टीट्यूट एवं कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 111वां। 1 से 15 फरवरी 2021 के मध्य राष्ट्रीय जनजातीय पर्व आदि महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। 43 देखते हैं 27 जनवरी 2021 को संपन्न 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन रहा? तो इसमें जो राज्य चैंपियन रहा वो है हरियाणा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मछली, शल्क और भालू। तो जैसे मछली से संबंधित होते हैं शल्क, तो भालू से संबंधित क्या हो जाएगा? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा लोम चर्म। नेक्स्ट है 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनना है आपको। 46 में जो विषम शब्द युग्म है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में बछेड़ा, ऑप्शन बी में मुर्गा और ऑप्शन सी में आपके लिए दिया है मेमना, ऑप्शन डी में दिया है शशक। तो यहाँ 46 में आपका राइट आंसर जो सही है वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है ये विषम शब्द युग्म है मुर्गी। बाकी सब आपके मेल है। नेक्स्ट है जो भिन्न हो वह बताएं। तो इनमें से कौन भिन्न है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अप्रैल और जून। ये सभी हैं जो आपके ये 31 दिन के महीने होते हैं। अप्रैल जून है, ये नहीं है 31 के, इसीलिए ये विषम में है। नेक्स्ट है 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये सवाल आप पढ़ लेना और फिर खुद से लगाना। 48 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 49, तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 आज का आखिरी सवाल। 18 से 12 फरवरी 2021 के मध्य नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 कहाँ पर संपन्न हुआ? तो नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर है ये कहाँ संपन्न हुआ? 50 का राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन डी। बेंगलुरु में ये संपन्न हुआ था। और देखिए आज जो शाम को 9:30 पर आपके लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट है वो आएगा। तो आज जो टेस्ट है वो है एसएसटी का, यानी जिनका विषय सामाजिक अध्ययन वाला विषय जिनका है जूनियर एडेड में, तो उनके लिए मॉक टेस्ट आज शाम को आएगा 9:30 पर। जो घटना चक्र की सीरीज आई है सामाजिक अध्ययन या एसएसटी के लिए, उसी का वो मॉक टेस्ट होगा। तो 10 मॉक टेस्ट हैं उसके, वो हम सब आपको कंप्लीट करवा देंगे। और उसके अलावा जो हम बनाएंगे खुद से मॉक टेस्ट वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। तो वो भी जो नीचे लिंक दिया होगा ग्रुप का उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ जाके उसको आपकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी और आंसर आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही आंसर अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने आंसर हैं वो चेक कर पाएँ। और आप सभी लोग ग्रुप के आज अपने आंसर चेक करके कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने सही आ रहे हैं। ईमानदारी से बताना, क्योंकि उसमें आप ही का नुकसान है अगर आप सही से चेक नहीं करेंगे तो। और बाकी के जो इंग्लिश वाले जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट है उनके लिए भी वीक में 2 बार आपके लिए जो एमसीक्यू हैं वो मिलेंगे।
तो जिस दिन मिलेंगे उस दिन आपको जीएस वाले ही टेस्ट में आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि जीएस है ये सबके लिए कंपलसरी है, सब्जेक्ट चाहे उसका जो भी हो, तो ये 50 प्रश्न है सबको करने हैं। तो इसके जो 50 प्रश्न वाला पेपर है इसके आपको 30 मॉक टेस्ट है वो फ्री मिल जाएंगे। तो 10 हम करा चुके हैं, 20 और इसके कराएंगे और बाकी के 10 और हम करा देंगे। 40 टेस्ट बहुत होते हैं, आप इतना लगा लेंगे आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपसे जो प्रॉमिस कर रहे हैं आपकी प्रॉमिस है हम पूरी कर पाएँ। क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलता तो फिर वीडियो बनाने का मन है वो नहीं करता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपकी कोई मेहनत नहीं लगती है सब्सक्राइब करने में और वीडियो शेयर करने में। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।